हेलो स्टूडेंट बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सभी अपने घर पे कुशल मंगल होंगे बच्चों। मैंने आपको सी ट्यूब का जो चैप्टर है वो प्रारंभ कर रखा था। उससे आगे जो अगला पार्ट है वो मैं आपको करा रहा हूँ। सी ट्यूब से आगे जो मैंने छोड़ा था, अभी तक मैंने सी ट्यूब के जो दायरे थे वो उसके बारे में बताया, और उससे संबंधित जो विभिन्न जो परिघटना थी वो उसके संबंधित किस प्रकार से सी ट्यूब का जन्म हुआ, क्या क्या कारण थे। उसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के शीत युद्ध के दौरान विभिन्न प्रकार की संधियाँ हुई, जैसे मैंने बताया था सीमित परमाणु परीक्षण संधि। सीमित परमाणु परीक्षण संधि, सीमित परमाणु परीक्षण संधि जो कब हुई थी 1900, जिसको हम LTBT बोलते हैं, जिसको LTBT इंग्लिश में बोले तो लिमिटेड टेस्ट बैन ऑफ ट्रीटी के नाम से, जो 5 अगस्त 1963 के अंदर अमेरिका तथा सोवियत संघ द्वारा ब्रिटेन द्वारा सबसे पहले मॉस्को रशिया के अंदर वहाँ पर हस्ताक्षर हुआ था, तो वहाँ पर ये हुई थी। इसके बारे में मैंने आपको बताया था। दूसरी हमारी जो संधि थी परमाणु अप्रसार संधि, इसे NPT बोलते हैं, न्यूक्लियर नॉन पोल्ट्री ट्रीटी, यानी कि परमाणु अप्रसार संधि। परमाणु अप्रसार संधि जिसको NPT के नाम से जाना जाता है। ये कब हुई थी? 1 जुलाई 1968 के अंदर। ये कब हुई बच्चों? 1 जुलाई 1968 के अंदर ये संधि हुई थी। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था, ये पढ़ा था हमने। इसके बाद फिर मैंने बताई थी सामरिक अस्त्र परिशमन संधि, जो 26 मई 1972 को हुई थी। और ये उसके बाद फिर सामरिक परिशमन संधि 2, फिर 3, हमने तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था परसों, इन संधियों के बारे में अपनी पिछली वीडियो के अंदर। अब बच्चों बता रहा हूँ कि भारत की क्या भूमिका रही NPT युद्ध के दौरान। तो बच्चों भारत ना तो इस गुट में शामिल, ना पूंजीवाद में ना साम्यवाद में गुट में शामिल होता। उन्होंने एक अलग से अपनी नीति अपनाई थी, जिसे नॉन अलाइनमेंट यानी कि गुट निरपेक्षता की नीति के नाम से जाना जाता है। यानी कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, हम अलग से अपना एक गुट बनाएंगे, और जिसके अंदर अलग अलग राष्ट्र यानी कि अलग अलग राष्ट्र इसके अंदर शामिल हुए। इसके बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो बच्चों हम देख चुके हैं कि किसी तरह से शीत युद्ध की वजह से विश्व के अंदर 2 प्रतिनिधि गुट हो गए थे। इसी संदर्भ में गुट निरपेक्षता ने एशिया, अफ्रीका तथा लातिन अमेरिका के नए स्वतंत्र देशों में तीसरे विकल्प के रूप में एक खड़ा कर दिया था, जो गुट निरपेक्ष आंदोलन के नाम से जाना जाता है, गुट निरपेक्ष देशों के नाम से। गुट निरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रोज टिटो, भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के जो राष्ट्रपति थे वो गामुल अब्दुल नासिर के थे। ये तीनों आपस में दोस्त थे, और इन तीनों ने सन 1956 के अंदर एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकार्नो और घाना के वाने एनाकुरमा भी इस गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रबल समर्थकों में से एक थे, यानी कि इन संस्थापक देशों में से इसे कहा जाता है। पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन सन 1961 के अंदर बेलग्रेड के अंदर हुआ। ध्यान रहे बच्चों, यह कब हुआ? 1961 में बेलग्रेड के अंदर। और इन 5 देशों के बीच में सहयोग हुआ। जो शीत युद्ध का जो प्रसार बढ़ रहा था, उस प्रसार को कम करने के लिए यानी कि ये सम्मेलन हुआ था, यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का ये सम्मेलन हुआ। जब पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ, शीत युद्ध का प्रसार तथा इसके बढ़ते हुए जो दायरे थे वो ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो इन 5 देशों ने मिलकर ये तय किया कि हम अलग से गुट बनाएंगे, और एक ये नया गुट शामिल हुआ। पहले गुट निरपेक्ष सम्मेलन में 25 सदस्य राष्ट्र शामिल हुए, और इसके अंदर 25 सदस्य राष्ट्र शामिल हुए, और समय गुजरने के साथ साथ गुट निरपेक्ष आंदोलन की संख्या धीरे धीरे क्या होने लगी? बढ़ने लगी। 2006 के अंदर हवाना के अंदर, क्यूबा के अंदर ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन हुआ था, जिसके अंदर 116 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। 2006 की बात बता रहा हूँ। तो इससे पहले हम बात करते हैं, जैसे जैसे गुट निरपेक्ष आंदोलन एक लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में बढ़ता गया, इसने विश्व के अंदर ये अपना पाव फैलाता गया, और महाशक्तियों के गुटों से अलग होकर यह नीति एक प्रबल तथा कारगर रूप के अंदर शामिल है। आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन एक प्रभावी संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। गुट निरपेक्षता का अर्थ होता है कि तटस्थता, यानी कि अलग, यानी कि हम किसी भी के साथ नहीं चलेंगे, यानी कि बिल्कुल अलग रहेंगे। तटस्थता का अर्थ होता है कि हम
किसी भी गुट का मतलब कि शामिल नहीं होंगे और अलग थलग रहेंगे। दरअसल कई कारणों से गुट निरपेक्ष देश, जिसके अंदर भारत भी शामिल है, युद्ध में शामिल था और उसी के अंदर यानी कि इन्होंने ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का जन्म हुआ। और आज भी गुट निरपेक्ष आंदोलन एक सफल तथा महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में एशिया महाद्वीप के साथ साथ पूरे विश्व के अंदर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं। अब आता है हमारा जो नेक्स्ट, ये तो गुट निरपेक्षता के बारे में था। अब आता है बच्चों, हम नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बारे में बताते हैं। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में हम आपको बताते हैं। तो बच्चों, नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था यह क्या था? गुट निरपेक्ष देश शीत युद्ध के दौरान महज मध्यस्थता करने वाले देशों पर भर नहीं था, बल्कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अधिकांश देशों ने अपने आप को विकसित देशों के दर्जे को अंदर मिला लिया था। और इन देशों के सामने मुख्य चुनौती थी कि आर्थिक रूप से या ज़्यादा विकास करने के लिए अपनी जनता को गरीबी से उभारने के लिए। तो नव स्वतंत्र देशों की आज़ादी के लिहाज से यह आर्थिक तथा विकास महत्वपूर्ण था। आर्थिक विकास महत्वपूर्ण था। खैर बच्चों, इसी को उभरने के लिए सही मायने में यह विकास जरूरी था। और इसमें क्या था कि उपनिवेशिक देशों के साथ साथ, जो उपनिवेश मतलब जो गुलाम देश थे, उनको उनकी आर्थिक तरक्की करना था, यानी कि उनको आर्थिक ढांचे से उभारना था, उनको ऊपर उठाना था उस चीज़ से आर्थिक समृद्धि के रूप में। और इस समझने के लिए नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की धारणा का जन्म हुआ। 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ के व्यापार और विकास से संबंधित सम्मेलन यूनाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड एंड डेवलपमेंट की स्थापना हुई। ये कब हुई? 1972 के अंदर। यानी कि व्यापार को उन्नत करने के लिए, व्यापार को मजबूत करने के लिए यह संगठन, इस प्रकार की संस्था का गठन किया गया। तो इसके साथ साथ नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जन्म। अल्प विकसित देशों को अपने उन प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने जिनका दोहन करना चाहते हैं, या अल्प विकसित देशों को बाजार में उनकी तकनीक को विकास करने के लिए इसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का एक नाम दिया गया। इसी अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ। जो अल्प विकसित यानी कि जो विकासशील देश हैं, उन विकासशील देशों की भूमिका को यानी कि प्रबल करने के लिए, विकासशील देशों की भूमिका को ज़्यादा मजबूत करने के लिए यह व्यवस्था को जन्म दिया गया। गुट निरपेक्ष देशों की प्रकृति धीरे धीरे आर्थिक समृद्धि के रूप में पनप रही थी, और इसी के कारण सन 1970 के दशक के अंदर इस नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ, जिसे हम यानी कि नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, यानी कि जो कमज़ोर कंट्री थे उनकी व्यवस्था पहले से कमज़ोर थी, जो गुलाम थे, और उनको मजबूत करने के लिए विश्व के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बनाई गई कि हम उनको कैसे मजबूत उठा सकते हैं, उनको आर्थिक रूप से कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, और इसी के नाम से यह व्यवस्था का जन्म हुआ। अब आता है भारत और शीत युद्ध की स्थिति। देखो, भारत हमेशा से शीत युद्ध से अलग रहा है, लेकिन फिर भी भारत ने इनडायरेक्टली रूप से रशिया का सपोर्ट किया है। इनडायरेक्टली रूप से रशिया का मतलब कि साथ में रहा, यानी कि हम प्रत्यक्ष रूप से रशिया के साथ नहीं रहे, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से रशिया के साथ रहे। इसके बारे में आपको थोड़ा सा और बता देता हूँ। गुट निरपेक्ष आंदोलन के नेता के रूप में शीत युद्ध का दौर में भारत ने अपनी जो भूमिका थी वो निभाई, और एक स्तर पर भारत ने सजग रहा और सचेत भी रहा, महाशक्तियों के खेमे से अलग रहा, और उन्होंने भारत की नीति तो ना तो सकारात्मक ना तो नकारात्मक रही, और गुट निरपेक्ष शीत युद्ध के प्रति ना नकारात्मक रही, दोनों इस प्रकार से रही। हमने बल्कि गुट निरपेक्षता के अंदर अपना ध्यान एकाग्रित किया, और हमने 1950-60 के दशक के अंदर अपने आप को विश्व अर्थव्यवस्था से पनपने के लिए आगे बढ़ाया। यहाँ हमें याद रखना जरूरी है कि भारत ने गुट निरपेक्ष आंदोलन में शामिल अन्य सदस्य देशों के साथ काम करने में संलग्न रहा, और कुछ प्रकार से हमने गुट निरपेक्ष आंदोलन के अंदर इसी प्रकार से अपनी भूमिका का वर्चस्व धीरे धीरे हमने बढ़ाया। इसके अंदर 3-4 महत्वपूर्ण तथ्य हैं। पहली बात तो यह कि गुट निरपेक्षता का कारण भारत ने ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फैसले लिए जिसका प्रभाव और साधना महाशक्तियों के खेमे से दूर था। दूसरा, भारत हमेशा से इस स्थिति में रहा कि एक महाशक्ति उनके खिलाफ न हो, और दूसरे महाशक्तियों से वह करीब से करीब ज़्यादा अपने आप को महसूस कर सके। तो
हमने कभी भी महाशक्तियों का सहयोग नहीं दिया, लेकिन हम उनसे दूर भी नहीं रहे, और इसलिए हमने गुटनिरपेक्षता को जन्म दिया, यानी कि किसी भी गुट में शामिल न होने के लिए हमने अपनी जो परपाटी थी उसको हमने अपनाया। और यही भारत की विदेश नीति का सबसे महत्वपूर्ण भारत की विदेश नीति की सबसे महत्वपूर्ण ताकत थी कि हमने इन चीज़ों को अपनाया, और हम एक सजग तथा शासक कंट्री के रूप में हम अपने आप को मजबूत किया। गुटनिरपेक्षता की नीति में शीत युद्ध के संदर्भ में यदि हम देखें तो 1990 के दशक के शुरुआती सालों में शीत युद्ध का अंत हुआ। कब हुआ? जब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 के अंदर। सोवियत संघ का विघटन हो गया, सोवियत संघ के टुकड़े हो गए, तो शीत युद्ध अपने आप समाप्त हो गया। और इस विघटन का जो कारण बना था वो कौन था? अमेरिका था। अमेरिका, क्योंकि इन्होंने शीत युद्ध के दायरे को कम करने के लिए वह शीत युद्ध खत्म हो जाए, इसी के लिए उन्होंने क्या किया? सोवियत संघ का विघटन हुआ। तो ये एक गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता का रूप में ये अगले जो आने वाले चैप्टर हैं उन चैप्टरों के अंदर भी हम ये चीज़ देखेंगे, आने वाले चैप्टरों के अंदर हम पढ़ेंगे। तो गुटनिरपेक्षता का आशय गरीब तथा विश्व के बहुत सारे छोटे गुटों के अंदर किसी महाशक्ति को पिछल्लू बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति में रहकर हम कार्य करते हैं, और इसके वैकल्पिक तथा विश्व व्यवस्था को आगे बढ़ाने से एक लोकतांत्रिक धर्मी के रूप में हमें कार्य करना पड़ता है, और उसके लिए हम कार्य करते हैं, सदस्यता के रूप में हम कार्य करते आ रहे हैं। अब इसके अंदर और मैं आपको थोड़ा सा और इसके गुटनिरपेक्षता से संबंधित और एक दो अवधारणाएं हैं उसके बारे में आपको और बता देता हूँ। जो गुटनिरपेक्षता से संबंधित जो प्रासंगिकता है उसके बारे में आपको बता देता हूँ, यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता की व्याख्या मैं बता देता हूँ। विश्व जब दो गुटों के अंदर बट गया था, यानी कि जब गुटबाजी की चुनौती देने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था, लेकिन 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद आंदोलन बिल्कुल ये क्या हो गया? शीत युद्ध जो आंदोलन था वो बिल्कुल खत्म सा हो गया था, और यह उन राष्ट्रों का आंदोलन था, यानी कि गुटनिरपेक्ष उन राष्ट्रों का आंदोलन था जिनका उपनिवेशिक इतिहास रहा है। दूसरा, एक ध्रुवीय व्यवस्था में अमेरिका के प्रभुत्व से बचने के लिए इस आंदोलन ने अपनी सहयोगात्मक रवैया अपनाया। तीसरा, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य मात्र दोनों गुटों से दूर रहना या विशेष करना नहीं है, बल्कि यह नई स्वतंत्र जो राष्ट्र आए हैं या नए स्वतंत्र राष्ट्र पैदा हुए हैं उन राष्ट्रों को विकसित करना है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने विश्व शांति व निशस्त्रीकरण की दिशा के अंदर एक महत्वपूर्ण कदम भी उठाया है। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान में जो अल्प विकसित देश है या विकासशील देश कहेंगे उनको उनकी भूमिका को बहुत अधिक आगे बढ़ाया है, यानी कि उनकी भूमिका को आगे चलकर हमने एक नए तथा शाश्वत रूप के अंदर उनको एक देखा है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन को यदि हम देखें तो आज विश्व के अंदर हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन के नाम से हमारा भारत देश सबसे अधिक प्रासंगिकता के रूप में दोहराया जाता है कि भारत ने ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी। यूगोस्लाविया, मिस्र भी आता है, घाना, ये सभी कंट्री आते हैं जिनने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया था। तो बच्चों, ये पहला चैप्टर के अंदर ये चीज़ें थी, शीत युद्ध के साथ साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये चैप्टर खत्म हो गया। मैं इसके साथ आपको कुछ क्वेश्चन भेजूंगा कल, तो वो क्वेश्चन आपने अपनी केयर नोटबुक के अंदर करने हैं। साथ साथ में यदि कोई डाउट्स हो, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। इसके बाद मैं अपना जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, अगला चैप्टर है, वो आपको करवाना प्रारंभ करेंगे, और उम्मीद है कि आप वो टॉपिक अच्छी तरह से करेंगे। सर, थैंक यू।